अब आज आपके सामने बात करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एफआर यानी फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। अगर आप एस्पायरेंट हैं, रेलवे की बात करें, एसएससी की बात करें, जो भी एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर जीएस पर आधारित परीक्षा है तो सर आप कॉन्स्टिट्यूशन से देखोगे, संविधान से देखोगे, मौलिक अधिकार से कई क्वेश्चन बनते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम संविधान की बात कर लें तो मौलिक अधिकार में जो आर्टिकल्स है 12 से लेकर 35 के बीच में है, 12 से लेकर 35 के बीच में है। यानी अब एक एक आर्टिकल्स को अच्छे तरीके से कवर करना होगा, अच्छे तरीके से सीखना होगा, याद करना होगा, तभी जाकर हम एग्जाम को क्रैक करेंगे। अभी देखेंगे रेलवे एनटीपीसी का पेपर आया है, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर पर नजर डालो या रेलवे के सिलेबस में नजर डालो या एसएससी के सिलेबस में नजर डालो तो सर साफ साफ शब्दों में लिखा गया है भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी। ठीक है, तो चलिए अब आज चर्चा करते हैं फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार की चर्चा करें तो मौलिक अधिकार से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, मौलिक अधिकार से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है किस पार्ट में? मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है भाग 3। याद होगा जब हम लोग पार्ट्स पढ़े थे, शेड्यूल पढ़े थे, इंपॉर्टेंट शेड्यूल, पार्ट, और तो पार्ट्स में याद होगा भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है, द फंडामेंटल राइट्स। और अगर आर्टिकल्स की बात कर दें, अनुच्छेद की बात कर दें तो डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 12 to 35, अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों को कहा जाता है भारत का मैग्ना कार्टा। क्यों कहा जाता है भारत का मैग्ना कार्टा? क्योंकि 1215 ईस्वी में, 1215 ईस्वी की बात है, ब्रिटेन में मजदूरों को एक तरह से कहें शोषण किया गया था। तब वहां के राजा ने मजदूरों के लिए काम के घंटे तय किए, काम के घंटे तय किए और कहा यह मजदूरों के लिए महान अधिकार है। मैग्ना कार्टा यानी क्या होता है? महान अधिकार, महान अधिकार। तो किसके लिए महान अधिकार? भारतीयों के लिए, जनता के लिए। समझ रहे हैं ना बात को? यानी 1215 ईस्वी में पहली बार चर्चा की गई थी महान अधिकार का, मैग्ना कार्टा का, फंडामेंटल राइट्स का। लेकिन अगर हम थोड़ी सी पीछे जाएं और देखें कि सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स की डिमांड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा कराची अधिवेशन में, कराची अधिवेशन 1931 में कराची अधिवेशन होता है, जहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के पहले होम मिनिस्टर, गृह मंत्री थे, वो अध्यक्षता करते हैं। और वहीं पर अंग्रेजों से पहली बार डिमांड रखा गया कि अब हमें भी कुछ अधिकार चाहिए, हमारे भी कुछ मौलिक अधिकार हैं, हमें भी आपके खिलाफ बोलना है। बोलते तो ऐसे ही हैं, लेकिन अब हमें अधिकार चाहिए कि आप हमारे विरुद्ध कोई कानून बनाते हो तो हम उसके खिलाफ जा सकें। कितने सारे कुछ पॉइंट निकल कर आ रहे हैं आपके सामने, एकदम समझिएगा, टू द पॉइंट। मौलिक अधिकार की चर्चा भाग 3, अनुच्छेद 12 से 15, कहा जाता है इसे भारत का मैग्ना कार्टा। सबसे पहले मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है कराची अधिवेशन 1931 में, सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके अध्यक्ष बने थे। क्लियर है? देखिए आगे। और फिर एक क्वेश्चन बनता है कि सर ये जो एफआर कहें या मौलिक अधिकार कहें, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसकी अवधारणा है, इसका विचार है, कहां से लिया गया? तो दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन टेकन या बोरोड फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकी संविधान। आपको याद होगा जब हम लोग सोर्सेस पढ़ रहे थे तब उस दिन भी मैंने कहा था कि अभी हाल फिलहाल में पुलवामा अटैक हुआ, या ताजा तरीन उदाहरण दें, आपको एग्जाम्पल दें कि अभिनंदन वर्धमान ये पाकिस्तान चले गए। तब डोनाल्ड ट्रंप जी पाकिस्तान चले गए इन द सेंस इनका फ्लाइट जो था MiG-21 ये पीओके में गिरा
और पाकिस्तान ने कैद कर लिया। तब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हमें भारत का मदद करना मौलिक अधिकार है, भारत का मदद करना हमारा मौलिक अधिकार है, यानी मौलिक अधिकार का विचार अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है। आ रही बात समझ में? तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैव बीन मेंशन्ड फ्रॉम आर्टिकल 14 to 32। जो हमें फोकस करनी है, देखना है, वो 14 से 32 के बीच में है। यानी अनुच्छेद 14 से 32 में 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। यानी कहा कि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मौलिक अधिकार की चर्चा किस आर्टिकल्स में की गई है, तो 12 से लेकर 35, लेकिन हम जो देखेंगे वो देखेंगे 14 से 32, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्या फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया जा सकता है, क्या बदला जा सकता है क्या? जैसे प्रेम्बल में अमेंडमेंट किया जा सकता है, तो पहले क्या था? नहीं। लेकिन केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि केवल और केवल संसद को ही अधिकार है चेंज करने का। तो वैसे ही इन केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन इसकी मूलभूत विशेषताओं को नष्ट नहीं किया जा सकता है। इन केशवानंद भारती केस, द सुप्रीम कोर्ट सेड द पार्लियामेंट हैज द राइट टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स बट इट्स बेसिक फीचर्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो इसका जो मूलभूत विशेषताएं हैं, बेसिक फीचर है, उसमें चेंजेस नहीं होगा। बेसिक फीचर जैसे एग्जांपल के रूप में मान लें आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब ये चेंज कर दोगे भैया तो हमारे अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, ये आप चेंज कर दोगे, छीन लोगे तो हम कहां जाएंगे? यानी जो इसका बेसिक फीचर है उसमें कोई चेंजेज नहीं होगा, छेड़छाड़ नहीं होगा। आप ऐड कर सकते हो, जैसे 21A ऐड किया, 19F को हटाया, संपत्ति का अधिकार, तो वो जो देश के हित में है इसीलिए उसको हटा दिया गया है। ठीक है, अब देखिए मौलिक अधिकार मैंने कहा 6 प्रकार के हैं। कौन कौन? तो कभी कभी वन लाइनर एग्जाम में आता है, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 14 से 18। देखेंगे वन बाय वन, 14, 15, 16, 17 सबकी चर्चा करेंगे। 14 में क्या, 15 में क्या है? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी की चर्चा की गई है आर्टिकल नंबर 14 to 18। फिर राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, 19 to 22, 19 से 22, यानी स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। जहां समानता का अधिकार 14 से 18, वहीं स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। टोटल हमें कितनी देखनी है? 14 से 32। तो अब देखिए 14 से 22 हुआ, अभी 10 आर्टिकल्स बचे हैं। 23, 24, 23 एंड 24, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। अब लोग सोचेंगे सर 31 क्या हुआ? 31 भी तो था। 31 था संपत्ति का अधिकार, उसे हटा दिया गया, अब वो लीगल राइट हो गया है। तो 30 के बाद क्या बचेगा हमारा? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32। यानी 14 से 32 के बीच क्या क्या है, मैंने ये चर्चा करा। अब देखते हैं 14 से 18 क्या है। तो 14 से 18 की बात करेंगे। समानता का अधिकार या समता का अधिकार, हिंदी में समानता या समता, समता का अधिकार। ठीक है, अरे बात समझ में? तो राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार, समानता का अधिकार, 14 से 18। 14 में क्या है वो देखते हैं। राइट टू इक्वलिटी यानी कहा क्या? संविधान के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों की समान सुरक्षा से इनकार नहीं कर सकता है। आप अगर मूवी देखते होंगे
तो देखते हैं कानून की देवी की आंखों में पट्टी बांधा गया है और तराजू ली हुई है कि मेरी आंख बंद है और मेरे सामने सब एक समान हो, यानी विधि के समक्ष समता कहें, राइट टू इक्वलिटी। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द स्टेट नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। संविधान के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो रिचेस्ट हो, चाहे वो पुअरेस्ट हो, अमीर हो, गरीब हो, विधि के समक्ष समानता सबको प्रदान किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सलमान खान ने काले हिरन को मार दिया तो उसे जेल की सजा नहीं मिली, जेल की हवा नहीं खानी पड़ी। ऐसा नहीं है कि एक पुअर सेक्शन के लोग अगर गरीब आदमी हैं तो वो उन्होंने सजा किया, वो गलती किया तो उन्हें सजा कम दी जाएगी। जो विधि के समक्ष नियम बने हैं सबके लिए एक समान होगा। इसीलिए हो क्या गया, समता का अधिकार, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14। ठीक है। एक्सेप्शनल क्या होगा अगर हम बात करें, द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ स्टेट इज नॉट एनी अंसुरेबल क्रिमिनल प्रोसीडिंग टू एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। यानी राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल अपने पद के दौरान, कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय के प्रति आपराधिक कार्रवाई हेतु उत्तरदायी नहीं होंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, नारायण दत्त तिवारी, समझना, नारायण दत्त तिवारी जी। मुझे इसलिए लिखना पड़ा, समझाना पड़ा। नारायण दत्त तिवारी जी उत्तराखंड के गवर्नर थे और इन पर आरोप लगा था कि एक रोहित शेखर नामक व्यक्ति ने कहा कि ये हमारे जैविक पिता हैं। अब भाई जैविक पिता हैं, तब ये कहे नहीं ये बात गलत है। अब आरोप तो लग गया, लेकिन इन्हें राज्यपाल के पद से रिजाइन देना पड़ा, तब जाकर इन पर कानूनी कार्रवाई हो पाई कुछ। क्यों? क्योंकि बात हो गया था डीएनए टेस्ट की कि अब डीएनए टेस्ट करानी पड़ेगी साहब को। तब ये क्या करते हैं, अपना रिजाइन फेंकते हैं, रिजाइन सौंपते हैं और तब जाकर कुछ कानूनी कार्रवाई हो पाई है। इसलिए याद रखिए, इसलिए मैंने लिखा एक्सेप्शन यानी अपवाद। राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय के प्रति आपराधिक कार्रवाई हेतु उत्तरदायी नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए एक्सेप्शनल की बात करें तो याद रहेगा, भूलना नहीं है कि राष्ट्रपति और गवर्नर किसी भी अदालत के प्रति आपराधिक कार्रवाई तो उत्तरदायी नहीं होंगे। मैंने इसलिए इनका नाम लिया था ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, देखिए अब आ जाए आर्टिकल 15 क्या कहता है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसको याद रखने का तरीका क्या पता है? RRCSP, ये एक सांस में याद रखिए। अनुच्छेद 15 की बात करें, RRCSP, R फॉर रिलीजन, R फॉर रेस, C फॉर कास्ट, S फॉर सेक्स और P फॉर प्लेस ऑफ बर्थ। यानी हम भेदभाव, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ना धर्म के आधार पे ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भाई मैं ऊंचे धर्म का हूं आप नीचे धर्म का हो। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मैं महाराणा प्रताप के वंश का हूं आप नीचे वंश के हो। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि मैं बड़ी जाति का हूं आप छोटे जाति के हो, तो सीट हमें चाहिए ट्रेन में, आप नीचे जाओ। सेक्स के आधार पे आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि महिलाएं को हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। और जन्म स्थान के आधार पे तो आप कह नहीं सकते हो कि भैया हमारा जन्म आगरा में हुआ है जहां बड़े बड़े मुगल वंश के शासन करते थे और आपका जन्म कहां हुआ पता नहीं है। यानी भारत में इन सब के आधार पर भेदभाव बंद कर दिया गया, हटा दिया गया है। क्लियर है यहां तक? यानी याद रखने का तरीका क्या है कि जैसे ही 14 की बात करेंगे, 14 में क्या कहा? विधि के समक्ष समता, सब एक बराबर। 15 में क्या कहा? RRCSP के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। RRCSP यानी R फॉर रिलीजन, R फॉर रेस, C फॉर कास्ट, S फॉर सेक्स और P फॉर प्लेस ऑफ बर्थ, ये जन्म स्थान के आधार पर। ठीक है, अब आज 16 की बात करते हैं।
आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन के मामले में अवसर की समानता। जैसे ही सरकारी नौकरी की बात करें, लोक नियोजन मतलब क्या हो गया, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी की बात करेंगे, सबको एक समान अवसर दिया जाएगा एक्सेप्शनल केस को छोड़कर। अब सर एक्सेप्शनल केस क्या है, जैसे संविधान लागू हुआ था तब भाई ऐसा है कि जो पिछड़े लोग हैं, चाहे वो ST SC हो, OBC हो, तब सबको तो एक बराबर मौका दीजिएगा ना। तब कहा गया था कि इनको रिजर्वेशन दे दिया जाए, लेकिन उस रिजर्वेशन का मतलब क्या था कि 10 वर्ष के बाद ये रिजर्वेशन को खत्म कर देना पड़ेगा आपको। क्यों? ताकि 10 वर्ष में डेवलप हो जाएंगे ये। सर तब से ये 10 वर्ष बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि संविधान में परमानेंट रिजर्वेशन है। 10 वर्ष, हर बार 10 वर्ष रिव्यू करें। अगर हमारे देश के जो नेता हैं, गणमान्य लोग हैं, अगर वो मन में ठान ले कि हमें वाकई में रिजर्वेशन आरक्षण हटाना है, तो सर क्या करना होगा, डेवलपमेंट बढ़ानी होगी। अब देखिए इस बार आ गया कि कोटा में भी कोटा, यानी अब जनरल को भी 10% कोटा दिया जाएगा। तो कहां हट रही है, सरकार का मन रहे तब तो, यानी रिजर्वेशन है ये 10 वर्ष रिव्यू किया जाएगा। ठीक है, तो यानी एक्सेप्शनल केस को छोड़कर कह दिया गया कि लोक नियोजन के मामले में अवसर की समानता। ठीक है, अरे बात समझ में। चलिए अब आर्टिकल नंबर 17 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोविजन ऑफ इट्स प्रैक्टिस, अस्पृश्यता और उसके प्रथा का उन्मूलन या छुआछूत। भारत में छुआछूत बंद कर दिया गया, हटा दिया गया। छुआछूत है ही नहीं, हम भेदभाव कर ही नहीं सकते हैं। अब सपोज मानिए हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं और बहुत भीड़ है, बगल में थोड़ी सी सीट खाली है, हल्की सी, भैया बैठ जाएं। पूछते हैं क्या किस कास्ट के हो, भाई पहले बैठने दो, बाद में बात करेंगे कास्ट की। अरे बात समझ में। तो सर छुआछूत खत्म कर दिया गया, हटा दिया गया, भेदभाव बंद कर दिया गया। अब सोचो अगर ये रहता अभी, तो अगर मान लो मैं इंजर्ड हूं, मुझे ब्लड की आवश्यकता है, तो मैं पूछता कि सर ब्लड में देखिए, ब्लड बताइए किस कास्ट का है ये। ऐसा होता है क्या? हॉस्पिटल जाते हैं और कास्ट लिखा जाता है? नहीं। ठीक है, अरे बात समझ में। यानी भारत में छुआछूत को हटा दिया गया, अस्पृश्यता को बंद कर दिया गया। कैसे याद रखें? 17 खतरा। 17 में क्या है भैया, छुआछूत करेंगे तो खतरा होगा। 17 में खतरा होगा, छुआछूत को हटा देना पड़ेगा। ठीक है, अब आर्टिकल 18 कहा, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का उन्मूलन सैन्य और शैक्षणिक को छोड़कर। उपाधियों का उन्मूलन मतलब क्या हो गया, जैसे पहले क्या होता था, राय बहादुर की उपाधि दी जाती थी अंग्रेजों के द्वारा। राय बहादुर कहें, चौधरी कहें, सर की उपाधि कहें, ये सब पहले टाइटल मिलते थे और नाम के आगे यूज करते थे। राय बहादुर जमुनालाल बजाज, सपोज मान लें सर रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये उपाधि को हटा दिया गया। सबको एक बराबर करना था ना, समानता का, सबको समान लाना था। अब सोच लीजिए, अब नाम के आगे राय बहादुर लगा रहे हैं, मतलब अपने आप को हम थोड़ा सा ऊपर दिखा रहे हैं। लेकिन सैन्य और शैक्षणिक को छोड़कर, जैसे आप पढ़ाई करते हो और PhD कर लेते हो तो डॉक्टर लगाते हो नाम के आगे। सैन्य यानी कर्नल, ब्रिगेडियर, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके अचीवमेंट है, चाहे मिलिट्री में कहें या एकेडमिक में कहें। भारत सरकार, अब लोग सोच रहे होंगे कि सर भारत सरकार भी टाइटल देती है, भारत रत्न, पद्म भूषण, विभूषण, ये टाइटल मिलता है, लेकिन आप नाम के आगे यूज नहीं कर सकते हैं। अब सोचो कितना खराब लगेगा। भारत रत्न की उपाधि दे दी गई सचिन तेंदुलकर को, और मान लीजिए वो कहीं सफर पे जा रहे हैं। अब सफर पे जा रहे हैं, मान लो मुंबई से दिल्ली जानी है, तो कभी कभी नाम अनाउंस होता है ना, तो
तो कैसे बोलना पड़ेगा? भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। यार अगल बगल वाले झांक मारेंगे और तब मन में ख्याल आएगा कि अगर सचिन तेंदुलकर भारत रत्न है तो भैया हम भी तो भारत रत्न है, हम कहां के रत्न हैं? यानी आपकी जब चर्चा होगी तब कहा जाएगा कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है, ये आपके अचीवमेंट हैं। इसे हम नाम के आगे प्रीफिक्स सफिक्स के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर विदेशियों से, दूसरे देशों से अगर उपाधि मिलता है तो क्या इसे हम अडॉप्ट करेंगे? क्या ले सकते हैं? ले सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति से। इसीलिए देखिएगा, मैं आपको यहां भी समझा दूं, नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंट। भारत का कोई नागरिक राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से किसी भी उपाधि को स्वीकार नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, फ्रांस का सबसे बड़ा अवार्ड है द लीजेंड ऑफ ऑनर। द लीजेंड ऑफ ऑनर, द लीजेंड ऑफ ऑनर। अब मान लीजिए फ्रांस से आपकी दोस्ती बहुत अच्छी है, द लीजेंड ऑफ ऑनर अगर देगा फ्रांस तो आप लेंगे क्या? हां सर, दोस्ती हमारी क्यों नहीं लेंगे? आप तभी लेंगे जब भारत में रामनाथ कोविंद साहब अनुमति देंगे। रामनाथ कोविंद साहब को बताना पड़ेगा कि सर फ्रांस से हमारी दोस्ती अच्छी है, फ्रांस से दोस्ती ना हो तो हमारे काम के आधार पर फ्रांस हमें एक अवार्ड दे रहा है, एक उपाधि दे रहा है, क्या हम ले लें? तब राष्ट्रपति अनुमति देंगे तब लोगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। याद रहेगा, क्योंकि एकदम क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं और पूछा गया है, ये सब हिट क्वेश्चन माने जाते हैं आपके पॉलिटी सेक्शन के, खासकर फंडामेंटल राइट्स के, ठीक है। अब आ जाते हैं आर्टिकल 19। अगर हम आर्टिकल 19 की बात करें, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड 7 फंडामेंटल राइट्स, यानी वो मत समझना 7 फंडामेंटल राइट्स किसमें? आर्टिकल 19 में। हाउएवर आफ्टर 44th Constitutional Amendment Act 1978, right to property was repealed and now only 6 fundamental rights remain. मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। हालांकि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के बाद संपत्ति का अधिकार निरस्त कर दिया गया, हटा दिया गया। अब केवल 6 मौलिक अधिकार बच गए आर्टिकल 19 में, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो अब देखते हैं आर्टिकल 19 में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बात करें, अगर केवल आर्टिकल 19 क्वेश्चन आएगा तो आर्टिकल 19 में क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ, स्वतंत्रता के संबंध में 6 अधिकारों का संरक्षण, बस। लेकिन अगर ए बी करके देगा तब हमें सोचना पड़ेगा। अब मैं कहानी की फॉर्म में बताऊंगा, देखना एकदम याद हो जाएगा। पहले समझ लें, इसके बाद उस कहानी को अच्छे तरीके से गढ़ लेंगे। पहले कहा 19A टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक यानी बोलना, वाक यानी बोलना, वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलना और अपने विचार, जो आप अभिव्यक्ति मतलब क्या हो गया? मेरा जो विचार है, मेरा मानना है, उसकी स्वतंत्रता। सर इसी में हो जाता है फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी प्रेस की स्वतंत्रता। अभी मीडिया वाले देखते हो हल्ला मचाते हैं, नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। संविधान ने आधार दिया है, अधिकार दिया है, तो उसके आधार पे हमारे बोलने की आजादी है, हम तो पूछेंगे ही आपसे, चाहे राफेल डील हो चाहे जो भी हो, ठीक है, समझ रहे हो? यानी बोलने की आजादी है। बी क्या कहा? टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, हथियारों के बिना और शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता। यानी जो भी हम कहीं सभा सम्मेलन करते हैं, तो हम प्रशासन से परमिशन लेते हैं कि हमें सभा करनी है, सम्मेलन करनी है। प्रशासन हमें लिखित रूप से देता है, तब हम सभा करते हैं। हमारा वो राइट है। सर अब आप मुझे छीन नहीं सकते हो।
लेकिन अगर लगता है प्रशासन को नहीं, आपके सभा करने से कुछ दंगा भड़केगा, अनुमति नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन कहोगे सर हम हथियार के बिना जा रहे हैं, ठीक है जाओ हथियार के बिना जा रहे हो तो, लेकिन अगर लगेगा कि इस व्यक्ति के वहां जाने से, सभा करने से गड़बड़ होगा, तो अधिकार नहीं मिलता है। ठीक है, समझ रहे बात को। सी की बात करें, टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, संगठन, संघ या सहकारी समितियों का गठन करने की स्वतंत्रता। हम संगठन बना लेते हैं, संघ बना लेते हैं, जैसे लायंस क्लब बना लिया ना, संगठन बना लिया, अपना ग्रुप बना लिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी, छोटे छोटे जो बैंक दिखते हैं अभी ग्रामीण स्तर पे। तो संगठन बनाने की आजादी, आर्टिकल 19(6), टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता, विदाउट, समझना, विदाउट आर्म्स, यानी बिना हथियार के पूरे भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता हमें है। कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, पूरे भारत की बात करते हैं। हम पूछते हैं क्या किसी से, अच्छा हमें कुल्लू मनाली जानी है, बता दें, डीएम को बता दो कुल्लू मनाली जा रहे हैं, कहां बताते हैं? मन किया, बैग पैक किया और फिर टिकट बुक किया, निकल लिए। संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता बिना हथियार के। ठीक है, समझना, मैं एक कहानी बताऊंगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से दिमाग में सेट कर जाएगा। 19 पहले मैं देख ले रहा हूं कि कौन कौन से 19A B C D में क्या था। ठीक है, ई क्या है? टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारतीय क्षेत्र के किसी भी हिस्से में बसने और व्यवस्थित रहने की स्वतंत्रता। आप पूरे भारत में घूम जाइए, हमें बसने का मन किया, देखते नहीं आपके फ्लैट कहाँ हैं? सर हमारे हरिद्वार में भी फ्लैट हैं। आपके फ्लैट कहाँ हैं? सर हमारे कलकत्ता में भी हैं। सर आपके फ्लैट कहाँ हैं? हमारे मुंबई में भी हैं। भारतीय क्षेत्र के किसी भी हिस्से में बस जाएं, यह आपकी आज़ादी है। लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़ के, जम्मू कश्मीर में आप ना संपत्ति खरीद सकते हो, ना जमीन खरीद सकते हो, आप काम कर सकते हो। अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 370। ठीक है, तो ABCDE देखा। अब देखिए एफ क्या है? पहले सर राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति का अधिकार था। अब संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, अब लीगल राइट कर दिया गया। और कहां जोड़ दिया गया? अनुच्छेद 300 का में। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 से इसे हटा दिया गया और 300 का या 300A में जोड़ दिया गया है इसे। AB, इसीलिए मैंने यहां क्या कर दिया? स्टार लगा दिया है, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। जी, अब क्या कहा? टू प्रैक्टिस एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, कोई भी पेशा, व्यापार और वाणिज्य करने की स्वतंत्रता। यानी अब कोई भी जाति से हो, कोई मैटर नहीं है, कोई भी पेशा व्यापार कर सकते हो, वाणिज्य कर सकते हो। अब सोचिए, मैंने कहा था सर एक कहानी के फॉर्म में बताएंगे, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। आप समझिए कहानी क्या है। पहले क्या है? ए, बोलने की आजादी, समझिएगा, बोलने की आजादी। बोलने की आजादी, आपको बोलने की आजादी मिली, आप बहुत अच्छा बातें करते हैं, मोदी जी की तरह, आपके बात में दम है, आपकी बातों को सुनना पसंद करेंगे। 19A से बोलने की आजादी। अब आप सर बहुत अच्छा बोलते हो, तो आपकी बातों को लोग सुनना चाहेंगे, तो आपकी बातों को सुनना चाहेंगे, इसलिए आपने क्या किया? सभा कर लिया। अब आपने सभा कर लिया, तो सर मान लो कि किसी पार्टिकुलर प्लेस पे आपने सभा किया, अब आपकी बात को हर कोई तो चाहेंगे कि सुने, तो कैसे सुनाएंगे? तब आप एक संगठन बना लेते हो,
तब आप एक संगठन बना लेते हो ताकि मैं दूसरे जगह पे जाऊं बोलने के लिए, सभा करने के लिए, तो हमारा संगठन पहले से तैयार रहे। अब आप संगठन बना लिए। अब आपके संगठन बन गया तो आप अपने संगठन को जाओगे ना सुनने के लिए, देखने के लिए, कहां मेरा संगठन बना है। संगठन बन गया तो फिर भारत में घूमने की आजादी, यानी संगठन को देखने की आजादी, भारत में घूमने की आजादी, संगठन को देखने की आजादी। आप बहुत अच्छा बोलते हो, आपकी बात को हर कोई सुनना चाहेगा, आपने सभा किया। अब भैया आप मान लो मुंबई में बोलते हो बहुत अच्छा बातें, तो मुंबई वाले ही क्यों, गुजरात में भी सुने जाएंगे, बिहार में भी सुने जाएंगे। हमने संगठन बना लिया, अब अपने संगठन को देखने के लिए भारत में घूम लिए। अब सपोज मान लें कि भारत में घूमे और हमें मनाली पसंद आ गया, तो हमने कॉर्पोरेट ऑफिस, आजकल जो चलता है ना कल्चर, हेड ऑफिस कहें, बसने की आजादी, हमने ऑफिस बना ली, बसने की आजादी। क्या कहा था, एक्सेप्शनल जम्मू कश्मीर, नहीं जम्मू कश्मीर नहीं बसना, बहुत बमबारी होती है भाई, क्यों अपने कॉर्पोरेट ऑफिस को चौपट करना यानी नुकसान करना, एक्सेप्शनल जम्मू कश्मीर को छोड़कर। एफ में था संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा दिया गया, समझना। सर आप बहुत अच्छा बोलते हो, सभा किया, संगठन किया, भारत में घूमा और जमीन खरीद के कुल्लू मनाली में हेड ऑफिस बना लिया। सरकार की नजर लग गई, यार बंदा बहुत पैसा कमा लिया, अब इसकी संपत्ति हटाओ, संपत्ति को हटाओ, बहुत पैसा कमा लिए, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। अब सर हम जो जीरो से शुरू किए थे फिर जीरो में पहुंच गए, अब क्या करें यार, हमारे पैसे सब चले गए। तब कहा परेशान मत हो, आर्टिकल G19G में कह दिया गया कि आप कोई भी व्यापार कर सकते हो, स्वतंत्र हो कोई भी व्यापार करने में। सर अब कहानी बन गया। पहले क्या था, आप बहुत अच्छा बोले, आपकी बात को सुनने के लिए एक सभा कर लिया, बी से, सी से हर कोई आपका बात सुनेगा, संगठन बना लिया, हमारा संगठन बन गया, हम भारत में घूम लिए, देख लिया हमारा संगठन कहां है। अब हमें लगा यार ई से कि कहीं एक हेड ऑफिस बना ले अपनी, बस गए, जम्मू कश्मीर ऑफिस नहीं बनाना, वहां बम विस्फोट होता है। सरकार की नजर लग गई, 44वें संविधान संशोधन 1978 से संपत्ति का अधिकार हट गया, हम गरीब हो गए, तब जी से कोई भी व्यापार वाणिज्य कर सकते हैं। यकीनन इस कहानी के जरिए आपको 19A से लेकर जो जी था, ठीक है, समझने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आर्टिकल 20, आर्टिकल 20। कहा सर प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यानी ये पता क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। पहले समझते हैं, द रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन कॉमनली नोन एज एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन, पूर्वव्यापी आपराधिक कानून, जिसे आमतौर पर पूर्व वास्तविक कानून के रूप में जाना जाता है। सर इसे अपराध करने से रोकना होता है, ये अपराध ना हो इस कारण से इस आर्टिकल्स को लाया गया है। तो समझते हैं क्या क्या दिया गया है क्लॉज इसमें। कहा क्या, जानिए अब भैया अपराधी हैं तो उनके भी तो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके भी ह्यूमन राइट्स हैं, उनका भी मानव अधिकार है। ऐसा थोड़े अपराधी है तो मार दीजिए। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, किसी भी व्यक्ति पर समान अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियुक्त एवं दंडित नहीं किया जाएगा। मान लीजिए एक चोर है, उसने 2 बार चोरी किया, तो क्या करोगे, जो चोरी का सजा है भाई एक ही बार तो दोगे। इसको और अच्छे तरीके समझें, जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने 10 लोगों का कत्ल कर दिया, तो उसे फांसी पर लटकाओगे तो एक ही बार तो लटकाओगे, ऐसा तो नहीं कि 10 बार लटकाओ, 10 मर्डर 10 बार लटकाओ फांसी पर, नहीं ना। तो वही कहा कि किसी भी व्यक्ति पर समान अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियुक्त नहीं बनाया जाएगा और ना ही उसे दंडित किया जाएगा। इसलिए लिखा गया अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी उस पर दोष मुक्त होगा या दोष सिद्ध होगा, क्या होगा, ये सब की चर्चा इसमें की गई है। और क्या है, फिर अगर मान लीजिए कोई अपराधी लगता है या जबरन पुलिस टॉर्चर करती है, गुनाह कबूल करो अपना,
सर आपके सामने तो कबूल कर लेगा, लेकिन जैसे न्यायालय जाएगा, माई बाप पुलिस ने हमें टॉर्चर किया इसलिए मैंने इसे क्या किया, एक्सेप्ट किया है। यानी नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी द विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। किसी भी अपराध के आरोपी को स्वयं के खिलाफ गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी प्रेशराइज नहीं किया जाएगा उस पर कि आप तुम स्वीकारो कि तुम गलती करे हो। ठीक है, अब आ जाए आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की सुरक्षा। सर ये क्या है ना, अपनी लाइफ को कैसे जीना है वो आपको संविधान ने दे दिया है। इसी के तहत की अगर हम बात करें तो हम सरकार से डिमांड करते हैं प्रदूषण मुक्त हवा, तब सरकार बैन करती है। अच्छा यहां का हवा खराब हो गया, दिल्ली में देख लीजिए ऑड इन इवन का कॉन्सेप्ट लाया गया था कारों को लेकर। स्वास्थ्य का अधिकार है, फिर विदेश जाने का अधिकार हमारा है, सब कुछ आर्टिकल 21 में है। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, हमारे जीवन के लिए क्या जरूरी है नहीं जरूरी है, सब कुछ इंक्लूड कर दिया गया है। निंद्रा का अधिकार, सोने का अधिकार भी हमारा है। अब ऐसा नहीं कि वर्किंग आवर में सो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की सुरक्षा किसमें है, आर्टिकल 21 में है। फिर यह भी कह सकते हैं सार्वजनिक फांसी के खिलाफ अधिकार, अगर हिरासत में किसी की मृत्यु हो जाती है वो भी भैया उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, आपने कैद किया है, टॉर्चर करना नहीं है। ठीक है, इसी का जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है वो है आर्टिकल नंबर 21A। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के तहत राइट टू एजुकेशन RTE ऐड किया गया, शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। यानी 86वें संविधान संशोधन से 86th अमेंडमेंट 2002 से जोड़ा गया 21 का ए में। यानी राज्य 6 साल से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को पूरी तरह से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जैसा कि विधि द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। विधि द्वारा इसलिए, अब भैया ऐसा मत करो कि बच्चा चाहेगा सर हमें हाईफाई स्कूल चाहिए, जैसा सरकार के पास सुविधा है सुविधा मुहैया कराएंगे। अब तो ऐसा हो गया है कि बच्चों को पढ़ने के लिए सरकार मिड डे मील MDM भी मिलता है, ताकि भैया पढ़ो, जूता मौजा किताब कॉपी सब कुछ दिए जाते हैं। यह हमारा राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार है। एग्जाम में क्या आएगा, शिक्षा का अधिकार किसमें, अनुच्छेद 21A कब ऐड किया गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 में ऐड किया गया इसे। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब आ जाए आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डेटिनेशन इन सर्टेन केसेस, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। मान लीजिए हमें गिरफ्तार कर ली जाती है पुलिस को, तो बिना वजह के गिरफ्तार करती है क्या, नहीं। नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सुन एज मे बी ऑफ द ग्राउंड्स। किसी भी व्यक्ति को बिना आधार के एवं सूचित किए बिना गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जाएगा। जैसे पुलिस आती है हम क्या कहते हैं, भैया वारंट दिखाओ तो मैं जाऊंगा, अदरवाइज नहीं जाऊंगा। क्यों जाऊंगा, वारंट तो दिखा दो, वारंट दिखाओगे तभी तो मैं, तब उसे वही कहा कि बिना आधार के और बिना सूचित किए गिरफ्तार हिरासत में नहीं लिया जाएगा। और सपोज मान लो कि वारंट भी दिखा दिया, हमें गिरफ्तार भी कर लिया, तो हमारा फर्ज बनता है कि अगर मेरे पास मोबाइल है तो ठीक है, ना तो मैं उनके मोबाइल से अपने सगे संबंधियों को इन्फॉर्म करूं, अपने वकील को इन्फॉर्म करूं कि मैं गिरफ्तार हो गए, भैया हमें उपाय करो बचाने का, है ना। अगर क्या है क्या नहीं है देखिए, वही कहा कि राइट टू फ्रीडम फॉर एडवाइस फॉर एनी लॉयर, किसी भी वकील से सलाह लेने हेतु स्वतंत्रता का अधिकार। देखते हैं जैसे ही मीडिया वाले आते हैं, सर आप पर यह आरोप लगा है, क्या कहते हैं, मैं कुछ नहीं बोलना, मेरा वकील बोलेगा। यानी मेरा वकील बोलेगा, दैट मीन्स किसी भी वकील से सलाह लेने हेतु स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्टिकल नंबर 22 से। एक और इंपॉर्टेंट क्लाउज है इसमें सर, कहा क्या, एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड
बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स ऑफ सच अरेस्ट इंक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। अब ऐसा नहीं है आने जाने के समय को छोड़कर। अब जैसे मान लीजिए कि आप दिल्ली में हो, दिल्ली में आपने क्राइम किया, दिल्ली में आपने क्राइम किया और चले आए केरल, केरल फरार हो गए। अब केरल में आप पकड़ा जाते हो, क्राइम कहां किए हो? दिल्ली में। अब दिल्ली केरल से दिल्ली आने में सर फ्लैट्स तो लाएंगे नहीं, हाई प्रोफाइल के क्रिमिनल तो हो नहीं, छोटे मोटे क्रिमिनल हो, चोरी चकारी किए हो, तब केरल से दिल्ली आने में समय लगेगा। इसलिए कहा आवश्यक समय को छोड़कर, आने जाने के समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर हमें मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। 3 क्लाउज। पहला क्लाउज क्या? बिना उचित कारण के गिरफ्तारी नहीं, अगर गिरफ्तारी हो भी जाती है तो मनपसंद वकील से बात करने की छूट। तीसरा, आने जाने के समय को छोड़कर आपको 24 घंटे के अंदर हर हाल में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। पुलिस का आरोप है, केवल आरोप लगाना, न्यायालय जांचेगी वो आरोप सही है या गलत है। ठीक है।